shipping canals, the Suez canals and Panama canals. डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा इसमें आपने पहले विश्व के कुछ प्रमुख जो जलमार्ग हैं उनके बारे में अध्ययन कर लिया होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो विश्व की दो प्रमुख नहरें हैं, उसमें सुएज कैनाल्स और पनामा कैनाल्स। ओके, तो उसमें इनको हम जो है नौ परिवहन नहरें भी बोलते हैं। सुएज और पनामा दो ऐसी महत्वपूर्ण मनुष्य द्वारा निर्मित नौ वहन नहरें हैं अथवा जलमार्ग हैं जो पूर्वी एवं पश्चिमी विश्व और दोनों के लिए प्रवेश का द्वार काम करती हैं। तो आइए हम सबसे पहले जो है वो सुएज नहर के बारे में अध्ययन करते हैं। सुएज नहर, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। ये सामने जो है आप जो हैं मैप देख रहे हैं। एक तरफ जो है यहाँ पे जो है ये अरबियन कंट्रीज़ है, एक तरफ जो है अरबियन कंट्रीज़ है ये वाला हिस्सा, और ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो इसके ठीक यहाँ पे जो है ये रेड सी है, ये रेड सी है, और यहाँ पे ऊपर जो है मेडिटेरियन भूमध्य सागर है, और यहाँ पे जो है ये अरबियन सी है। ओके, तो सुएज नहर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम जो हो इसके इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम जो हो प्राप्त कर लेते हैं। इस नहर का निर्माण जो है 1869 में जो है मिस्र में जो है, जो मिस्र वाला ऊपर वाला हिस्सा है पोर्ट सैयद वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है, और एवं दक्षिण में स्थित जो है पोर्ट सुएज, इसको सुएज पतन भी जो है वो कहा जाता है। ये जो भूमध्य सागर है एवं लाल सागर को जोड़ने का जो है ये काम करती है। यह यूरोप को हिंद महासागर में एक नया प्रवेश मार्ग जो है वो प्रदान करती है, तथा ये लिवरपूल जो कि यूरोपियन कंट्री में है, और दूसरी ओर एशियन कंट्री में जो कोलंबो है जो कि श्रीलंका की राजधानी है के बीच में एक प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की दूरी को जो है वो जो उत्तर महासा जो अंतर द्वीप मार्ग की तुलना को उसको घटाता है, या जल प्रबंधकों से रहित समुद्र की सतह के बराबर नहर है जो लगभग 160 किलोमीटर लंबी है। अगर हम देखें इसकी लेंथ जो है यहाँ से लेकर मेडिटेरियन सी है और नीचे तक जो है यहाँ तक, अब इसकी जो लेंथ है लगभग जो है वो 160 किलोमीटर जो है इसकी जो है वो लेंथ है, और 11 से 15 मीटर इसकी जो वो गहराई है इसकी जो है इस नहर की जो है। और प्रतिदिन जो है इस नहर में जो है 100 से ऊपर जो है जलयान जो है वो यूरोप की तरफ से और एशियन कंट्री की तरफ से आते जाते रहते हैं, और इस नहर को पार करने के लिए जो है लगभग जो है 10 से 12 घंटे का जो है उसमें समय लग जाता है। ओके, तो उसके बाद देखिए आप मेडिटेरियन सी आपको दिख रहा है, ये मेडिटेरियन इस भाग में जो है ये मेडिटेरियन सी है, इसी से मेडिटेरियन सी है। और देखो यहाँ पे जो है ये सुएज कैनल दिखाई गई है, ये रेड सी है, और इंडियन जो है वो ओशियन है जिसे अरबियन सी का एक जो कि जिसमें अरबियन सी है। तो उसी को अगर हमने मुंबई से चलना है तो हम जो है अगर हम जो है यूरोपियन कंट्री की तरफ जा रहे हैं तो इस ट्रैक को जो हम जो है वो छोटे शिप के माध्यम के द्वारा जिसको हम जो है वो जो मध्यम शिप होते हैं उनको जो है वो इसके द्वारा हम पार कर लेते हैं। ये सैटेलाइट इमेजेस है सुएज नहर की जो है, और साथ में सैटेलाइट इमेजेस में आप देख रहे हैं कि इस नहर को किस तरह से इसको जो है वो बनाया गया हुआ है, और इसमें जो है
अत्यधिक यात्री एवं जो है जो व्यापार है के कारण कुछ जलयान जिनके लिए समय की दूरी महत्वपूर्ण नहीं है, अपेक्षाकृत वो लंबे परंतु सस्ते, जो दूसरा हमारा उत्तर मामसा जो आंतरिक मार्ग के द्वारा भी आगमन जो है किया जाता है, परंतु जो छोटे शिप हैं वो आसानी से इस नहर में जो है वो जा सकते हैं, परंतु बड़े शिप जो हम जो है वो दूसरा वाला जो ट्रैक है, पुराने वाला ट्रैक है, उसी को जो हम जो है वो फॉलो करते हैं। तो अब इसमें देखें, ये पुराना वाला ट्रैक अगर हमने जो है मुंबई से चलना है तो हमारे को ये ट्रैक जो है फॉलो करना पड़ता था, जो काफ़ी जो है वो लंबा होता, तब जाके हम यूरोप पहुंचते थे। परंतु इस मार्ग के बन जाने से यूरोप और एशियन कंट्री की जो है लंबाई जो है वो कम हुई है। ये उस सुएज नहर का जो है ये दृश्य है। यहाँ से मध्यम आकार का जो शिप है इसमें से गुजर रहा है, और इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री में थोड़ी सी मैंने पहले बता भी दी थी आपको कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है। तो सन 1859 सॉरी सन 1858 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फ्रेंडेड की देखरेख में इस सुएज नहर का निर्माण शुरू हुआ था, और लगभग जो है मैंने आपको बताया था कि इसको पार करने के लिए 10 से 12 घंटे का समय लगता था। यदि हम पुराने मार्ग को फॉलो करते तो उसमें लगभग 36 घंटे लग जाते थे, परंतु लगभग जब ये बन गया तो उसके 18 घंटे का समय जो है उसको पार करने के लिए 18 घंटे का समय जो है इसको अब जो है वो लगता है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, यहाँ इसमें यहाँ भी ये भी उस नहर का जो है ये विगम दृश्य है उस भाग का जो है, और इतिहास देखें इसके जो है। तो इस नहर का जो प्रबंध है पहले जो है सुएज कैनल कंपनी द्वारा किया जाता था, जो आधे शेयर जो फ्रांस के और आधे शेयर जो है वो तुर्की और मिस्र के हुआ करते थे। और इस नहर के लिए जो है यूरोपियन कंट्रीज़ और ख़ासकर तुर्की और मिस्र में काफ़ी लड़ाई हुई है इसके बीच में, परंतु 1956 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब संपूर्ण जो एकाधिकार है वो मिस्र का ही है। अब इसके ऊपर जो है ये पुराने समय का जब नहर का निर्माण हो रहा था तो उस वक्त का ये एक पिक्चर्स है, तो उसमें दिखाया गया हुआ किस प्रकार जो है नहर का निर्माण उस वक्त हो रहा था। इसके बाद मिस्र सरकार ने जो है 1994 में जो है इसका एक टिकट जारी किया, और इसमें सुएज कैनल का जो ओपनिंग डेट है वो भी दे रखी है 1869 जो है। उपयोगिता क्या है, इसकी उपयोगिता कितनी बढ़ गई है, क्योंकि जो हमारे पूर्वी अफ्रीका है, ईरान है, या अरबियन कंट्री है, इंडिया है, पाकिस्तान है, तो या फिर हमारे जो पूर्वी एशिया के जो देश हैं और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों के साथ व्यापार करने में काफ़ी आसानी हुई है, और व्यापार काफ़ी जो वो इस नहर के बन जाने से जो वो हुआ है। अब देखें, ये पुराने वाला मार्ग था, मान लो मैंने पहले ही बताया था आपको, यदि हमने जो है मुंबई से चलना होता तो पहले हमारे को ये ट्रैक फॉलो करना पड़ता था, जो कि काफ़ी लंबा है, लगभग 19,800 किलोमीटर के आसपास ये ट्रैक जो वो बैठता है। और अब इस ट्रैक के बन जाने के कारण जो है आप देखें, इसकी जो है ये वाला ट्रैक जो अभी सुएज नहर इस भाग में से मुंबई से चल रहा है, तो हम इस ट्रैक को फॉलो करते हैं और यहाँ से हम लंदन जो है वो पहुँच सकते हैं, और लगभग जो 18 घंटे की बचत होती है। अगर पुराना ट्रैक हमने फॉलो करना तो लगभग 36 घंटे का टाइम जो लग जाता था, तो इसके बन जाने से लगभग 18 घंटे की जो है बचत इसमें हुई है। अब इसको पार करने के लिए लगभग 10 से 12 घंटे का जो है वो समय लगता है। इसको पार करने के जो 10 से 12 घंटे में इसको हम जो है वो आसानी से जो है वो पार कर सकते हैं। इसके बाद इसका सुएज नहर के बारे में ये थोड़ा सा आपने पहले भी देख लिया है कि इसकी लेंथ के बारे में है, इसमें जो है कितनी किलोमीटर इसकी लेंथ है और किन किन एरियो की डिस्टेंस जो है वो कम हुआ है जब ये जलमार्ग जो है वो जो सुएज नहर जो जलमार्ग जो बना उससे कितने देशों की जो दूरी है वो कम हुई है। अब ये भी एक वहाँ के पुराने समय का ही एक ये चित्र है। तो इसमें जो पाल नौकायान थे उस वक्त जो चला करते थे काफ़ी समय पहले, परंतु अब तो आधुनिक शिप यहाँ से गुजरते हैं, मध्यम आकार के शिप इस एरिया से गुजरते हैं। सुएज नहर से किन किन चीज़ों का व्यापार होता है, तो खासकर जो एशियन कंट्री है उस तरफ से जो है जो
रॉ मटेरियल है, जैसे अभ्रक है, लोहा यसक है, या फिर कृषि जो उत्पाद हैं, मैग्नीज है, बहुत सारी चीज़ें एशिया की तरफ से जो हो, या सूती वस्त्र है या हस्तशिल्प है, वो पश्चिमी देशों की तरफ जो है वो जाते हैं। और वहाँ से जो है वो रासायनिक पदार्थ है, इस्पात है, या फिर मशीनें हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, या फिर मोटर गाड़ियाँ हैं, या वैज्ञानिक उपकरण हैं, वो उस तरफ से जो है एशियन कंट्री की तरफ जो है वो भेज जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो नहर है वो है पनामा नहर है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चैनल्स हैं, और यहाँ पे शिप इस भाग में खड़ा हो तो ये शिप उस वक्त तक वहाँ पे रहेगा जब तक ये पूरा पानी से नहीं भर जाता। ये जिनको जल प्रबंधक बोलते हैं, उनके माध्यम के द्वारा इसको जो पानी का लेवल जो है एक बराबर किया जाता है, और उसके बाद जो शिप जो है इसमें से जो शिप है वो इसमें से क्रॉस होता है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इस नहर को का जो हिस्सा है, तो इस नहर को पूर्व में, जैसे हम देखें इसका जो पूर्व में जो है, आप इस भाग में देख सकते हैं ये पूर्वी जो अटलांटिक महासागर है, और उसके बाद जो पश्चिमी अटलांटिक जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है, उसको जोड़ने का जो है ये काम कर रहा है, जिसका निर्माण पनामा जलडमरू मध्य को जो है आर पार जो पनामा नगर है, एवं जो कोलोन जो बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जो किया गया था, जिसने कि दोनों ओर के 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीदकर इस नहर को मंडल का नाम दिया। यह नहर लगभग जो है वो 72 किलोमीटर, इसकी लंबाई जो है 72 किलोमीटर है, और इसकी गहराई अत्यधिक जो है वो लगभग जो है हम 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी कटानों से युक्त एरिया में से गुजरती है। इस नहर में लगभग जो है 6 जल प्रबंधक बने हुए हैं, और तथा ये जलयान पनामा की खाड़ी में प्रवेश करने के से पहले इन जल प्रबंधों से होकर विभिन्न ऊंचाइयों की समुद्री जो सतह है लगभग 26 मीटर ऊपर नीचे जो वो पार करते हैं। अब इसमें अगले वाले स्लाइड में आप देखें, यहाँ पे ये वहाँ का जो ये नहर है पनामा नहर, तो वहाँ का ये दृश्य है, और किस प्रकार से आप देख रहे हैं इसमें अलग अलग जो हैं इसमें चैनल्स जो हैं, वो चैनल जो इसमें जो वो दिखाए गए हैं। ये वाला एरिया देखें आप, इस वाले इस एरिया में देखें आप, चैनल्स को देखें आप जो है, जहाँ पे ये इन चैनल के माध्यम के द्वारा जो है नहर जो वो बनाई गई है। अब इसके बाद यहाँ पे देखें आप ये वाला भाग, इस भाग में देखें आप ये वाला हिस्सा जो कि इसको काट कर जो है बनाया गया हुआ है इस हिस्से को जो है, और पूर्वी जो अटलांटिक महासागर है और पश्चिमी जो प्रशांत महासागर है, इन दोनों को महासागरों को जोड़ने का वो काम करती है। इससे यूरोपियन कंट्रीज़ और ख़ासकर जो है दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के देशों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अब इसमें हम मैप में देखें, इस मैप में आप देखें पहले जो है अगर हमने यूरोप से चलना है तो हमारे को ये ट्रैक फॉलो करना पड़ता था। जब ये नहर बन गई तो इस नहर को बन जाने के कारण अब हम डायरेक्ट, अगर हम यूरोप से चलते हैं तो डायरेक्ट हम जो है इस पनामा नहर को क्रॉस करके सीधे जो उत्तरी अमेरिका की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हम जो जा सकते हैं। ये पनामा कैनल जो पनामा नहर है, तो उसका ये दृश्य है। और अब पनामा नहर जो है मानव निर्मित एक जलमार्ग है, और ये जलयान नहर है जो कि पनामा में स्थित है, और संपूर्ण जो नहर का नियंत्रण है वो पनामा देश के पास ही है। और इसमें आप देखें इसका जो निर्माण हुआ था 14 अगस्त 1914 में पूरा हो गया, और 15 अगस्त 1914 को जलपोतों के लिए जिसको जो वो खोल दिया गया था। आरंभिक प्रयास जब इसका शुरुआत हुई थी, इसका थोड़ा हिस्ट्री हम देखें तो पनामा नहर का निर्माण सबसे पहली जो योजना बनाई थी वो स्पेन के राजा ने, जो सम्राट चार्ल्स पंचम थे, 1534 में बनाई थी, पास की गई, और इसके लिए सर्वेक्षण किया गया। उसके बाद जो स्पेन के व्यापारी थे और पुर्तगालियों के बीच में ये जलमार्ग, पुर्तगालियों से बेहतर जलमार्ग को मिल सके, तो उसके लिए काफ़ी काम किया लोगों ने। तो उसके बाद जो है इसके निर्माण में भी जो है जो स्वेज नहर के इंजीनियर थे, आप इस फोटो में देख सकते हैं यहाँ पे जो है
फ्रेडे डी लेस्पे, जो लेस्पे है, तो लेस्पे उन्होंने सबसे पहले इसका काम उनको सौंपा गया था। तो इस नहर को बनाने का उनका भी काफ़ी जो है वो सहयोग था, क्योंकि उनके पास स्वेज नहर बनाने का अनुभव था। तो उस कार्य को उन्होंने अच्छी तरह से निभाया था। अब संचलन का जो काम है, तो इसमें हम देखते हैं कि यह नहर जो है काफ़ी अच्छी नहर मानी जाती है, क्योंकि दुनिया का ऐसा अकेला जलमार्ग है जहाँ किसी भी जहाज़ का कप्तान अपने जहाज़ का नियंत्रण पूरी तरह से पनामा के स्थानीय विशेषज्ञ जो कैप्टन होंगे उनको जो है वो सौंप देते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं और जो आसानी से उस नहर को जो है वो पार कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये दो और जो जलमार्ग, नौ परिवहन के दो जलमार्ग विश्व में काफ़ी फेमस है, इनके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। तो मैं इस जानकारी को आपके साथ मैंने शेयर किया। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।